जितेंद्र वर्मा और स्वागत है मेरे चैनल टीचिंग एंड लर्निंग पर। आइए शुरू करते हैं सीडीपी के कुछ 30 प्रमुख क्वेश्चन जिनकी सीरीज आपके सामने होगी और इसका जो है डिस्क्राइब भी मैं साथ साथ में करूंगा, तो आप लोग इसको लाइव देखते रहिए एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव विकास की अवधि को समस्या आयु के रूप में माना जाता है। मानव विकास की जो अवधि है उसको समस्या आयु के रूप में कौन से में माना जाता है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, पश्च बाल्यावस्था, वयस्कावस्था या किशोरावस्था? तो किशोरावस्था यानी कि एडolescence। एडolescence एक ऐसी किशोरावस्था, एक ऐसी समस्या आयु है बच्चों को अपने शरीर और मस्तिष्क में होने वाले परिवर्तनों का सामना करना मुश्किल लगता है। किशोर पूरी तरह से सब तक बड़े नहीं होते जब तक कि वे अपनी समस्याओं के लिए अपने माता पिता और शिक्षकों पर निर्भर रहते हैं। दूसरी ओर वे स्वतंत्र अनुभव करना चाहते हैं और फिर वे अपने अधिकारों की मांग करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनको माता पिता के बीच टकराव होते हैं। मतलब कि आपने देखा होगा कि किशोर अवस्था में किस प्रकार से बच्चे बिहेव करते हैं, तो इसका आंसर होगा किशोरावस्था यानी एडल्सेंस। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, किसी मानक के प्रति छात्र की उपलब्धि स्तर को श्रेणीबद्ध करने हेतु शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के अंत में मूल्यांकन की जानकारी को देखना के रूप में जाना जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, तो ये इसका आंसर होगा अधिगम का आकलन। किसी मानक के प्रति छात्र के उपलब्धि स्तर को श्रेणीबद्ध करने हेतु शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंत में मूल्यांकन करने को हम अधिगम के आकलन के रूप में जाना जाता है। अधिगम का मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंत में किया जाता है। तो आपको क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। विकल्प को चुनकर उत्तर दें। बुद्धि बुद्धि इज इक्वल टू मानसिक उम्र बटे कालानुक्रम गुणित 100 द्वारा प्रतिपादित की गई। तो आपको पता है ये आईक्यू का फार्मूला है, जिसको स्टैनफोर्ड बिनेट पैमाना जिसके नाम से जाना जाता है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के लुईस टर्मन ने 1916 में बिनेट पैमाने को संशोधित किया था और इसे स्टैनफोर्ड बिनेट बुद्धिमत्ता पैमाना कहा जाता है। हालांकि इसने मानसिकता और कालानुक्रमिक युगों की अवधारणा को बनाए रखा। इन्होंने निम्न सूत्र के माध्यम से सूत्र आईक्यू के सिद्धांत को पेश किया था। आईक्यू इज इक्वल टू मानसिक युग बटा कालानुक्रमिक युग आयु गुणित 100। तो आपको आईक्यू का फार्मूला आपको इसको MA/CA मल्टीप्लाई 100 के द्वारा भी आपको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औपचारिक शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जो आपकी फॉर्मल एजुकेशन उसमें आप कौन सा तरीका अपनाते हैं? योजनाबद्ध या संचालित शिक्षण कार्यक्रम, इसमें स्कूली बच्चों के लिए वयस्क और शिक्षा में योगदान देने वाले सभी कार्यक्रम शामिल है। छात्रों के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए सीमित समय नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। तो यह एक योजनाबद्ध या संरचित विषय शिक्षण कार्यक्रम है। औपचारिक शिक्षा, अब औपचारिक शिक्षा के बारे में देख लीजिए। औपचारिक शिक्षा एक संचरित और नियोजित घटना है और छात्रों को एक विशिष्ट समय में ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। यह शिक्षकों द्वारा प्रदान किया जाने वाला कक्षा आधारित अधिगम है। अनौपचारिक शिक्षा कक्षा के बाहर होती है और छात्रों के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए सीमित समय होता है। औपचारिक शिक्षा आप देख रहे होंगे कि आपके जो परिवार में जो शिक्षा ग्रहण किया था बच्चा, वो औपचारिक शिक्षा होती है। सही क्रम में नैतिक विकास के अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्तरों को व्यवस्थित करें। आपको इसका सही क्रम बताना है। तो पहले आपको पता होगा कोलबर्ग का नैतिक विकास का, कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर को, प्रत्येक स्तर नैतिक विकास के 2 चरण है, इसलिए कोलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत के स्तरों का सही क्रम ही पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और पाश्चात्य पारंपरिक। पहले पूर्व पारंपरिक, पहले पारंपरिक, फिर पूर्व पारंपरिक और पश्चिम पारंपरिक, पारंपरिक। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक का सिद्धांत शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत के संबंधित है? तो शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत जो है वो इवान पावलोव ने दिया था, जिन्होंने एक कुत्ते पर रिसर्च किया था। इवान पावलोव का सिद्धांत शास्त्रीय अनुसंधान सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है। वो एक रूसी शरीर क्रियात्मक वैज्ञानिक थे। उन्होंने शोध किया था कि भूखा होने पर कुत्ता लार टपकाता है। उन्होंने इस विचार शुरू किया कि कुछ वस्तुएं जिन्हें अधिगम की आवश्यकता नहीं होती, उनके शोध का एक उदाहरण कुत्ता है। रोल निकालने के लिए अधिगम की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 से 7 वर्ष की आयु के बच्चों में पाए जाने वाले प्रमुख लक्षण है। जो 2 से 7 वर्ष के बच्चे होते हैं उनमें कौन-कौन से लक्षण पाए जाते हैं? इनमें 3 ऑप्शन दिए। बच्चे विषय का प्रतिनिधित्व करने के लिए शब्दों और चित्रों का उपयोग करना शुरू करते हैं, जी बिल्कुल सही बात है। बच्चे प्रतीकात्मक रूप से सोचने लगते हैं, ये भी सही बात है। बच्चों में अमूर्त विचार उभरते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। तो अपन देखते हैं कि जो है इसका ये आंसर बिल्कुल सही है, फर्स्ट और सेकंड, कि बच्चे विषय का प्रतिनिधित्व करने के लिए शब्दों और चित्रों का उपयोग करना शुरू करते हैं, बच्चे प्रतीकात्मक रूप से सोचने लगते हैं। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। पूर्ववर्ती अवस्था के लक्षण है ये। बच्चे वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए शब्दों और चित्रों का उपयोग करना शुरू करते हैं, वे प्रतीकात्मक रूप से चिंतन शुरू करते हैं, वे एक स्थिति के केवल एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनका मानना है कि निर्जीव वस्तुओं में मानवीय भावनाएं और अभिप्राय होता है और उत्क्रम करने में असमर्थता उनके प्रारंभिक बिंदु घटनाओं के अनुक्रम की दिशा भी देखती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लैंगिक जेंडर के आधार पर व्यक्तियों के व्यवस्थित अपवर्जन और अंतर उपचार को कहा जाता है। जेंडर का जो है अपवर्जन और अंतर उपचार क्या बोलते हैं? तो इसको हम लैंगिक जेंडर की भूमिका, भेदभाव, रूढ़िवादी या सामाजिकरण क्या कहेंगे? तो इसका आंसर हमारा होगा ये अपवर्जन और अंतर को भेदभाव कहते हैं हम। कि लैंगिक जेंडर के आधार पर व्यक्तियों के व्यवस्थित अपवर्जन और अंतर उपचार, मतलब कि इनमें डिफरेंस कर रहा है, अंतर उसमें भेदभाव हो रहा है। जब किसी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत अधिकार, अवसर, पहुंच और लैंगिक जेंडर पहचान के आधार पर संसाधनों पर नियंत्रण सुनिश्चित किया जाता है, तो इसे लैंगिक जेंडर भेदभाव के रूप में जाना जाता है। जैसे कि हमारे समाज में आज भी स्त्रियों को बहुत सारी चीज़ों के लिए बाध्य किया जाता है कि यह काम लड़की है तो लड़की करेगी और यह है तो लड़का ही करेगा। तो इस प्रकार से हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि व्यक्तित्व भिन्नता को मापने में उपयोग की जाती है? मतलब कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कौन सी विधि से हम देख सकते हैं? तो व्यक्तित्व परीक्षण, आकलन पैमाना, बौद्धिक परीक्षण, ये सभी। कहने का मतलब हम इंग्लिश में इसे बोलेंगे पर्सनैलिटी टेस्ट, असेसमेंट स्केल, इंटेलिजेंट टेस्ट। मतलब कि ये सभी जो है इससे जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देख सकते हैं। किसी व्यक्ति की विशेष विशेषताओं का उस पर प्रभाव पड़ता है कि वे कैसे सीखते हैं, उसमें उसे व्यक्तित्व भिन्नता के रूप में जाना जाता है। लोग अपने तरीके से भिन्न हैं, उनके पास अलग अलग व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता, शिक्षा आदि है। मतलब कि सभी व्यक्ति अपने आप में एक इंडिविजुअल तरीके से भिन्न है। व्यक्तित्व परीक्षण, मूल्यांकन पैमाना, बुद्धिमत्ता परीक्षण, ये वे विधियाँ हैं जिनका उपयोग व्यक्तित्व भिन्नताओं को मापने के लिए किया जाता है।
तो आप समझ गए होंगे कि व्यक्तित्व भिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम किस तरह से माप सकते हैं। सेकंड अगला 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उन शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का योग है जो एक व्यक्ति को अपने माता पिता से विरासत में मिलते हैं। तो इस ब्रैकेट में क्या आएगा, तो हम देखते हैं कि हेरिडिटी जो है अनुवांशिकता जो है, जीन एक दूसरे से मिलते हैं। हम डीएनए और आरएनए के बारे में काफ़ी कुछ अगर किसी ने पढ़ा होगा तो वो जानता होगा। तो अनुवांशिकता शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का योग है जो एक व्यक्ति को अपने माता पिता से विरासत में मिलता है, जो कि जीन के माध्यम से स्थानांतरित होता है। यह गुणसूत्रों में उपस्थित होते हैं। यह अनुवांशिकता के कारण ही हम बच्चों और उनके माता पिता के बीच में समानता पाते हैं। बहुत सारों के देखा होगा कि उनके बच्चों में कुछ भिन्नताएं होती हैं जो उनके माता पिता से मिलते हैं, जैसे कि उनकी नाक कान आँख कुछ जो है वो मिलता जुलता है। तो ये अनुवांशिकता है कि वो बच्चा उसके बुद्धि विकास और बहुत सारे जो डेवलपमेंट होते हैं वो किस तरह से होते हैं, तो ये आनुवंशिकता हेरिडिटी पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास संबंधित है। तो भाषा विकास जो है, भाषा विकास को किसने प्रायोरिटी दी थी, तो चॉम्स्की वैज्ञानिक थे, नॉम चॉम्स्की भाषा के विकास से संबंधित हैं। उनके अनुसार लोग व्याकरण के जन्मजात ज्ञान के साथ पैदा होते हैं जो सभी भाषाओं के अधिग्रहण के आधार हैं। उन्होंने एक क्रांतिकारी विचार प्रस्ताव रखा। तो चॉम्स्की को आप याद रखना, भाषा विकास से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला बाहरी कारक है। मतलब कि जो बाहरी कारक है बच्चे को प्रभावित करता है, उसमें 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, अनुवांशिक कारक, भावात्मक कारक, परिवार और बुद्धिमत्ता। तो फैमिली जो है वो बाहरी कारक, अनुवांशिकता कारक, भावनात्मक कारक, बुद्धि, सभी एक बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है, ये इंटरनल है। जबकि परिवार एक आउटर कारक है जो बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13, इसको पढ़ो। एक समाज के सदस्य अपनी संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं और इस तरह समाज का अस्तित्व बना रहता है। इस कथन के रूप में निष्कर्ष निकाला जा सकता है, बच्चे परिवार में अपनी परंपरा और मूल्यों से सीखते हैं। सामाजिकरण का तात्पर्य अध्ययन या निर्देशों द्वारा अर्जित ज्ञान से। सामाजिकरण एक सतत प्रक्रिया है। तो इसमें से आपको मैंने ये लगाया है, पहले मैं इसको कर चुका हूँ तो ये मेरा गलत हो चुका था। तो आपको सामाजिकरण एक सतत प्रक्रिया है, जैसे सोशलाइजेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। सोशलाइजेशन मतलब सामाजिकरण वो प्रक्रिया है जहाँ व्यक्ति समूह में समायोजित करना सीखता है और सामाजिक रूप से स्वीकार तरीके से व्यवहार करता है। एक समाज के सदस्य अपनी संस्कृति को अलग पीढ़ी तक पहुँचाते हैं और इस तरह समाज का अस्तित्व बना रहता है। इस कथन में निष्कर्ष निकाला जाता है सामाजिकरण एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 14 का, निम्नलिखित में से कौन सा समाज के विकास हेतु शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। मतलब शिक्षा जो है वो समाज के लिए क्या महत्वपूर्ण कार्य करती है, तो अगली पीढ़ी के लिए सांस्कृतिक मूल्यों को प्रसारित करना, गणितीय ज्ञान प्रदान करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना और समस्याओं से निपटना। तो भाई हम देखते हैं कि अगली पीढ़ी के लिए सांस्कृतिक मूल्यों को प्रसारित करना ये सही है। समाज के विकास हेतु शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सांस्कृतिक मूल्यों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। इसका उद्देश्य समाज के लोगों को शिक्षित करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए सांस्कृतिक मूल्यों का ज्ञान प्रदान करना। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रचनात्मक चिंतन के निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित करें। जो क्रिएटिविटी है वो किस तरह से होती है, तो उसके चरण है स्पष्टीकरण, अभिज्ञान, प्रमाणीकरण, उद्भवन। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास सबसे पहले जो है सेकेंड वाला अभिज्ञान होना चाहिए, उसके बाद में उद्भवन और उसके पश्चात स्पष्टीकरण और प्रमाणीकरण। तो ये इसको रचनात्मक चिंतन का सही क्रम है। रचनात्मक चिंतन के चरण में अभिज्ञान, उद्भवन, रोशनी और प्रमाणीकरण है। पहला चरण समस्या की पहचान करना, दूसरा समय या संसाधन की कमी के कारण एक विचार, तीसरा चरण आकस्मिक विचार से आता है और चौथा चरण अंतिम चरण इस प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद से जांचता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनीषा एक शिक्षिका है, वह कक्षा में सहायक तकनीक का उपयोग करती है। ये किस प्रकार की कक्षा है, मतलब कि बताना है कि ये कक्षा कौन सी है जिसमें मनीषा सहायक तकनीक का उपयोग कर रही है। मनीषा कक्षा में क्या करने की कोशिश कर रही है, एक विविध कक्षा है जहाँ जीवन के कई रंगों में बच्चा उपस्थित है। शिक्षक विविध कक्षा में अधिगम को बढ़ाने के लिए सहायक उपकरणों का उपयोग करती है। सहायक तकनीक एक शिक्षार्थी को दी जाने वाली सहायता जिसमें विकार है ये सीखने के लिए अक्षम है। तो जो है यहाँ पर मनीषा जो है सभी एक समावेशी कक्षा में शिक्षक का काम कर रही है। तो एक समावेशी कक्षा में बच्चे विभिन्न जातीयता, वर्ग, धर्म से आते हैं। असमानता के बावजूद शिक्षक अधिगम को संभव बनाते हैं। सहायक उपकरण विविध कक्षा में अधिगम के लिए उपयोगी होते हैं जहाँ विभिन्न विकार वाले बच्चे उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रैकेट खालिस्तान, शब्द अभिज्ञान, वर्तनी और समझ के साथ कठिनाइयों का कारण बनता है। मतलब कि जिस व्यक्ति को
डिसलेक्सिया आपने पढ़ा होगा डिसलेक्सिया के बारे में। तो डिसलेक्सिया जो है एक अभिज्ञान, वर्तनी और समझ। डिसलेक्सिया शब्द का अभिज्ञान, वर्तनी और समझ के साथ कठिनाइयों का कारण बनता है। पठन विकार के साथ एक छात्र को नामकरण, गैर धन्यवाद धन्यवादात्मक शब्दों को याद रखने, बार बार गलतियों के बिना जोर पढ़ने, संभाषण, चुटकुले और व्यंग को समझने में कठिनाई होती है। डिस्ग्राफिया जो होता है वो लिखने में जो होता है। डिसकैलकुलिया गणित के जो सवाल होते हैं उनको समझने में। और डिस्प्रैक्सिया में भी कुछ समस्याएं जो आपकी जो व्यक्तिगत समस्या होती है कुछ बच्चों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18वां। ध्यान, गतिविधि स्तर और आवेग नियंत्रण की एक विनियामक समस्या को क्या कहा जाता है? तो ADHD आप याद रखना है इसको। ध्यान प्रभाव अति सक्रियता विकार ADHD के नाम से आपको जानना है कि इसमें ध्यान अभाव, अति सक्रियता विकार ADHD ध्यान, गति स्तर और आवेग नियंत्रण को विनियामक समस्या है और यह छात्र की सीखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। यह असावधानी, अति सक्रियता या आवेग संयोजन है। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बताता है कि वंचित या वंचित समूह के विकलांग बच्चे शामिल हैं और इस प्रकार वंचित बच्चों को प्रदान किए गए सभी अधिकार विकलांग बच्चों पर लागू होंगे? तो RT संशोधन 2012 ये कहा गया कि वंचित या वंचित समूह के विकलांग बच्चे शामिल हैं, इस प्रकार वंचित बच्चों को प्रदान किए गए सभी अधिकार विकलांग बच्चों पर भी लागू होंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और वंचित समूह दोनों से संबंधित बच्चे इस संशोधन में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT 2009 समावेश शिक्षा के संबंध में क्या सुनिश्चित करता है? तो ये सुनिश्चित करता है कि ये सभी छात्रों को कक्षा के सभी पहलुओं में समान रूप से या समान के बराबर भाग लेने के लिए सुनिश्चित करता है। मतलब कि इक्वलिटी की बात कर रहा है यहाँ पर। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 सभी बच्चों को उनकी जाति, धर्म की क्षमता के बावजूद शिक्षा सुनिश्चित करता है। एक समावेशी शिक्षक जो है दृष्टिकोण के माध्यम से एक समावेशी समाज का निर्माण करना आवश्यक है। ऐसा करके हम अपने सामान्यतः मौजूद मान्यताओं को चुनौती दी और एक नई धारणा विकसित की है। तो RT 2009 का यह है कि सभी को समान शिक्षा प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन है 21 ब्रैकेट हमारी इंद्रियों, विचारों और अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने और समझने की प्रक्रिया है। तो संवेदना, अनुभूति और संज्ञान, इसको हम कॉग्निशन को माध्यम से हम सीखते हैं किसी भी हमारे इंद्रिय, विचार और जो भी हम सोचते हैं, समझते हैं किसी चीज़ को, तो यह हम कॉग्निशन के बारे में है। अनुभूति हमारी इंद्रियों, विचारों और अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने और समझने की प्रक्रिया। यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को ज्ञान बनाए रखने और प्राप्त करके सहायता करती है। अधिगम्य अनुभवों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना शामिल है। अगला क्वेश्चन है परिवार में अधिगम की कौन सी विधा है? तो आप देखते हैं कि परिवार में एक इनफॉर्मल अनौपचारिक है। अनौपचारिक शिक्षा से तात्पर्य शिक्षण से है जो कक्षा या किसी अन्य शिक्षण संस्थान के बाहर होता है। इस प्रकार की सीख जानबूझकर होती है। इसमें स्वनिर्देशित शिक्षा, प्रदर्शन योजना और सलाह शामिल होती है। यह अनियोजित शिक्षण है जिसमें एक बच्चा सक्रिय रूप से भाग लेता है। अगला क्वेश्चन है आगमनात्मक तर्क है। इंडक्टिव मेथड कौन सी? ऊपर से नीचे का तर्क, नीचे से ऊपर, नीचे ऊपर का तर्क, दाएं बाएं का तर्क। तो आपको आगमनात्मक तर्क के बारे में याद रखना कि यह नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो आगमन तर्क या नीचे से ऊपर तर्क। निगमन तर्क इसका विपरीत है, नीचे से ऊपर से नीचे की ओर जाता है। यह विधि कुछ सूचना प्रेक्षण की शुरू होती है और एक सामान्य के बाद समाप्त हो जाती है। तो आगमन निगमन के बारे में आपको इसमें अच्छे से समझना चाहिए। अगला है अधिगम में कैसे सुधार किया जा सकता है? तो यथार्थवादी दृष्टिकोण को कक्षा में लागू किया जा सकता है। इसमें अधिगम को सुधारा जाता है। तो निम्नलिखित रणनीतियों का उपयोग सीखने के सुधार किए जाते हैं। प्राइमरी स्कूल के बच्चे अगर कक्षा में मिलने वाले शब्दों की संरचना के बारे में पढ़ाते हैं तो बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। माध्यमिक स्कूल के बच्चे विज्ञान बुनियादी अवधारणाओं के बारे में अपने ज्ञान सुधार सकते हैं। सीखने को उन शिक्षकों द्वारा बढ़ाया जा सकता है जिन माध्यम से बच्चों को समूह काम करने में मदद करनी चाहिए, न कि केवल व्यक्तियों के रूप में। तो बहुत सारे जो है इसमें पॉइंट्स हैं, इतना पढ़ूँगा। तो मुझे अगला क्वेश्चन करने के लिए आप एक शिक्षक की भूमिका खालिस्तान के विकास के लिए आवश्यक है। बच्चों के शैक्षिक विकास, बच्चों के बौद्धिक विकास, बच्चों के भावनात्मक विकास। तो ये सभी जो है डेवलपमेंट के लिए एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। बच्चों का शैक्षिक विकास, बच्चों का बौद्धिक विकास और भावनात्मक, सोशल जो है इमोशनल, मेंटल और एजुकेशनल सभी प्रकार से बच्चों को होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में शिक्षक की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की मुख्य भूमिका निभाता है। तो शिक्षार्थियों के मॉडल में लगातार सुधार और जीवन सीखने का प्रदर्शन करते हैं और वे सभी छात्रों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए सीखते हैं, उनका उपयोग करते हैं। ये छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए एक शिक्षक की जिम्मेदारी है। तो उपरोक्त सभी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है E.L. थॉर्नडाइक के नियम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 3 इसमें ऑप्शन है कि ये कौशल प्राप्त करने में मदद करता है, ये बच्चों को प्रेरित करने में मदद करता है, मंद शिक्षार्थी को पढ़ाने में मदद करता है, एक रुचि विकसित करता है। तो ये सभी जो है आप देख रहे हो
में काम करता है। तो थॉर्नडाइक का नियम, जिन्होंने एक बिल्ली पर रिसर्च किया था, कौशल प्राप्त करने, मंद शिक्षार्थियों को पढ़ाने, छात्रों को प्रेरित करने और अनुसंधान करने में मदद करता है। अभ्यास का नियम कौशल प्राप्त करने में मदद करता है। प्रभाव का नियम बच्चों को प्रेरित करने में मदद करता है। उनका सिद्धांत अभ्यास पर केंद्रित करता है। धीमी गति से सीखने वाले प्रभावी ढंग से सीखने के लिए उपयोग। अगला क्वेश्चन, कक्षा तीसरी की शिक्षिका रेणु ने कहा कि जो बच्चा एक परीक्षण में 10 में से 8 अंक प्राप्त करेगा, उसे 2 चॉकलेट मिलेगी। यदि 8 अंक प्राप्त करेगा, तो उसे 2 टॉफ़ियाँ मिलेगी। यदि बच्चा 5 में से कम अंक प्राप्त करेगा, तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। शिक्षिका शिक्षण को सुदृढ़ करने के लिए किस प्रेरक घटक का उपयोग? तो पुरस्कार और दंड, है ना? तो पुरस्कार और दंड प्रभावशाली और शक्तिशाली प्रोत्साहन है। वे कक्षा की परिस्थितियों के अनुसार वांछित प्रेरणा की उपलब्धि की सुरक्षित रूप से उपयोग कर सकते हैं। ये दोनों शक्तिशाली प्रोत्साहन और भविष्य में आचरण व्यक्ति के अधिगम करने के लिए प्रभावित करने का प्रयास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28, निम्न में से क्या ध्वनि संबंधित संवेदना है? तो ध्वनि संबंधित संवेदना है श्रव्य संवेदना। सुनेंगे तो ध्वनि संबंधित ही होगा, है ना? श्रव्य संवेदना कुछ सुनने की अनुभूति को संदर्भित करती है। एक ध्वनि या किसी अन्य उत्तेजना द्वारा निर्मित संवेदना है। हमारी श्रवण प्रणाली दबाव तरंगों को सार्थक ध्वनियों में परिवर्तित करती है, जो श्रवण संवेदना को समझाने में हमारी मदद करती है। अगला क्वेश्चन है सेकेंड लास्ट है ये। प्ले वे पद्धति में शिक्षकों की भूमिका क्या है? अधिगम का वातावरण, एक सरल अवधारणा से जटिल तक अधिगम की गतिविधि। तो प्ले वे पद्धति जो है वो इन सभी को लागू करती है कि प्ले वे गतिविधियों के माध्यम से छात्रों का मूल्यांकन करना। तो प्ले वे विधि में शिक्षकों की भूमिका एक अधिगम का वातावरण बनाना है, सरल अवधारणाओं से जटिल तक सीखने की गतिविधि की व्यवस्था करना, छात्रों को प्ले वे गतिविधियों के माध्यम से मूल्यांकन करना, छात्रों को खेल शुरू करने में विकसित करने में सहायता का प्रासंगिक शिक्षण अधिगम विशेष वस्तु तैयार करना। लास्ट क्वेश्चन है, खोज विधि के रूप में भी जाना जाता है। तो क्षेत्रीय की विधि, तो इसको अनुमान विधि भी बोलते हैं खोज विधि को। ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा कि खोज विधि को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको अनुमान विधि, अन्वेषण विधि, अनुमान के रूप में भी जाना जाता है। ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ है पता लगाना। इसे समीक्षा की विधि के रूप में भी जाना जाता है। इसमें खोजक के दृष्टिकोण में बच्चों के हमारे रखने के यथासंभव शामिल किया। तो आई होप कि मेरी जो ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये आपको रीट में और सीटेट और भी टीचिंग एग्ज़ाम है, उनमें आपको बहुत ही काम आएंगे। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं अगले 13 क्वेश्चन को अगली सीरीज में जरूर दूँगा। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि व्यक्तित्व भिन्नता को मापने में उपयोग की जाती है? मतलब कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कौन सी विधि से हम देख सकते हैं? तो व्यक्तित्व परीक्षण, आकलन पैमाना, बौद्धिक परीक्षण, ये सभी। कहने का मतलब हम इंग्लिश में इसे बोलेंगे पर्सनैलिटी टेस्ट, असेसमेंट स्केल, इंटेलिजेंट टेस्ट। मतलब कि ये सभी जो है इससे जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देख सकते हैं। किसी व्यक्ति की विशेष विशेषताओं का उस पर प्रभाव पड़ता है कि वे कैसे सीखते हैं, उसमें इसे व्यक्तित्व भिन्नता के रूप में जाना जाता है। लोग अपने तरीके से भिन्न हैं, उनके पास अलग अलग व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता, शिक्षा आदि है। मतलब कि सभी व्यक्ति अपने आप में एक इंडिविजुअल तरीके से भिन्न है। व्यक्तित्व परीक्षण, मूल्यांकन पैमाना, बुद्धिमत्ता परीक्षण, ये वे विधियाँ हैं जिनका उपयोग व्यक्तित्व भिन्नताओं को मापने के लिए किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि व्यक्तित्व भिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम किस तरह से माप सकते हैं। सेकंड का अगला 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उन शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का योग है जो एक व्यक्ति को अपने माता पिता से विरासत में मिलते हैं। तो इस ब्रैकेट में क्या आएगा? तो हम देखते हैं कि हेरिडिटी जो है अनुवांशिकता, जो है जीन एक दूसरे से मिलते हैं। हम डीएनए और आरएनए के बारे में काफ़ी कुछ अगर किसी ने पढ़ा होगा तो वो जानता होगा। तो अनुवांशिकता शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का योग है जो एक व्यक्ति को अपने माता पिता से विरासत में मिलता है, जो कि जीन के माध्यम से स्थानांतरित होता है। यह गुणसूत्रों में उपस्थित होते हैं। यह अनुवांशिकता के कारण ही हम बच्चों और उनके माता पिता के बीच में समानता पाते हैं। बहुत सारों के देखा होगा कि उनके बच्चों में कुछ भिन्नताएं होती हैं जो उनके माता पिता से मिलते हैं, जैसे कि उनकी नाक, कान, आँख कुछ जो है वो मिलता जुलता है। तो ये अनुवांशिकता है कि वो बच्चा उसके बुद्धि विकास और बहुत सारे जो डेवलपमेंट होते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो ये अनुवांशिकता हेरिडिटी पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास संबंधित है? तो भाषा विकास जो है, भाषा विकास को किसने प्रायोरिटी दी थी? तो चॉम्स्की वैज्ञानिक थे, नॉम चॉम्स्की भाषा के विकास से संबंधित हैं। उनके अनुसार लोग व्याकरण के जन्मजात ज्ञान के साथ पैदा होते हैं जो सभी भाषाओं के अधिग्रहण के आधार हैं। उन्होंने एक क्रांतिकारी विचार प्रस्ताव रखा। तो चॉम्स्की को आप याद रखना, भाषा विकास से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला बाहरी कारक है? मतलब कि जो बाहरी कारक है बच्चे को प्रभावित करता है, उसमें 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, अनुवांशिक कारक, भावात्मक कारक, परिवार और बुद्धिमत्ता। तो फैमिली जो है वो बाहरी कारक, अनुवांशिकता कारक,
भावनात्मक कारक बुद्धि सभी एक बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है, ये इंटरनल है, जबकि परिवार एक आउटर कारक है जो बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13, इसको पढ़ो। एक समाज के सदस्य अपनी संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं और इस तरह समाज का अस्तित्व बना रहता है। इस कथन के रूप में निष्कर्ष निकाला जा सकता है, बच्चे परिवार में अपनी परंपरा और मूल्यों से सीखते हैं। सामाजिकरण का तात्पर्य अध्ययन या निर्देशों द्वारा अर्जित ज्ञान से। सामाजिकरण एक सतत प्रक्रिया है। तो इसमें से आपको मैंने ये लगाया है, पहले मैं इसको कर चुका हूँ तो ये मेरा गलत हो चुका था। तो आपको सामाजिकरण एक सतत प्रक्रिया है, जैसे सोशलाइजेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। सोशलाइजेशन मतलब सामाजिकरण वो प्रक्रिया है जहाँ व्यक्ति समूह में समायोजित करना सीखता है और सामाजिक रूप से स्वीकार तरीके से व्यवहार करता है। एक समाज के सदस्य अपनी संस्कृति को अलग पीढ़ी तक पहुँचाते हैं और इस तरह समाज का अस्तित्व बना रहता है। इस कथन में निष्कर्ष निकाला जाता है सामाजिकरण एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 का, निम्नलिखित में से कौन सा समाज के विकास हेतु शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है? मतलब शिक्षा जो है वो समाज के लिए क्या महत्वपूर्ण कार्य करती है? तो अगली पीढ़ी के लिए सांस्कृतिक मूल्यों को प्रसारित करना, गणितीय ज्ञान प्रदान करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना और समस्याओं से निपटना। तो भाई हम देखते हैं कि अगली पीढ़ी के लिए सांस्कृतिक मूल्यों को प्रसारित करना है, सही है। समाज के विकास हेतु शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सांस्कृतिक मूल्यों को अगली पीढ़ी तक पहुँचाना। इसका उद्देश्य समाज के लोगों को शिक्षित करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए सांस्कृतिक मूल्यों का ज्ञान प्रदान करना। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रचनात्मक चिंतन के निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित करें। जो क्रिएटिविटी है वो किस तरह से होती है, तो उसके चरण है स्पष्टीकरण, अभिज्ञान, प्रमाणीकरण, उद्भवन। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास सबसे पहले जो है सेकेंड वाला अभिज्ञान होना चाहिए, उसके बाद में उद्भवन और उसके पश्चात स्पष्टीकरण और प्रमाणीकरण। तो ये इसको रचनात्मक चिंतन का सही क्रम है। रचनात्मक चिंतन के चरण में अभिज्ञान, उद्भवन, रोशनी और प्रमाणीकरण है। पहला चरण समस्या की पहचान करना, दूसरा समय या संसाधन की कमी के कारण एक विचार, तीसरा चरण आकस्मिक विचार से आता है और चौथा चरण अंतिम चरण इस प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद से जांचता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनीषा एक शिक्षिका है, वह कक्षा में सहायक तकनीक का उपयोग करती है। ये किस प्रकार की कक्षा है? मतलब कि बताना है कि ये कक्षा कौन सी है जिसमें मनीषा सहायक तकनीक का उपयोग कर रही है। मनीषा कक्षा में क्या करने की कोशिश कर रही है? एक विविध कक्षा है जहाँ जीवन के कई रंगों में बच्चा उपस्थित है। शिक्षक विविध कक्षा में अधिगम को बढ़ाने के लिए सहायक उपकरणों का उपयोग करती है। सहायक तकनीक एक शिक्षार्थी को दी जाने वाली सहायता जिसमें विकार है या सीखने के लिए अक्षम है। तो जो है यहाँ पर मनीषा जो है सभी एक समावेशी कक्षा में शिक्षक का काम कर रही है। तो एक समावेशी कक्षा में बच्चे विभिन्न जाति तथा वर्ग धर्म से आते हैं। असमानता के बावजूद शिक्षक अधिगम को संभव बनाते हैं। सहायक उपकरण विविध कक्षा में अधिगम के लिए उपयोगी होते हैं जहाँ विभिन्न विकार वाले बच्चे उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रैकेट खालिस्तान शब्द अभिज्ञान, वर्तनी और समझ के साथ कठिनाइयों का कारण बनता है। मतलब कि जिस व्यक्ति को डिसलेक्सिया, आपने पढ़ा होगा डिसलेक्सिया के बारे में, तो डिसलेक्सिया जो है एक अभिज्ञान, वर्तनी और समझ। डिसलेक्सिया शब्द का अभिज्ञान, वर्तनी और समझ के साथ कठिनाइयों का कारण बनता है। पठन विकार के साथ एक छात्र को नामकरण, गैर धन्यवादात्मक शब्दों को याद रखने, बार बार गलतियों के बिना जोर पढ़ने, संभाषण, चुटकुले और व्यंग को समझने में कठिनाई होती है। डिस्ग्राफिया जो होता है वो लिखने में जो होता है। डिसकैलकुलिया गणित के जो सवाल होते हैं उनको समझने में। और डिस्प्रैक्सिया में भी कुछ समस्याएं जो आपकी जो व्यक्तिगत समस्या होती है कुछ बच्चों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18। ध्यान गतिविधि स्तर और आवेग नियंत्रण की एक विनियामक समस्या को क्या कहा जाता है? तो ADHD आप याद रखना है इसको, ध्यान प्रभाव अति सक्रियता विकार। ADHD के नाम से आपको जानना है कि इसमें ध्यान अभाव, अति सक्रियता विकार, ADHD ध्यान गतिविधि स्तर और आवेग नियंत्रण को विनियामक समस्या है और यह छात्र की सीखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। यह असावधानी, अति सक्रियता, आवेग संयोजन है। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बताता है कि वंचित या वंचित समूह के विकलांग बच्चे शामिल हैं और इस प्रकार वंचित बच्चों को प्रदान किए गए सभी अधिकार विकलांग बच्चों पर लागू होंगे? तो RT संशोधन 2012 ये कहा गया कि वंचित या वंचित समूह के विकलांग बच्चे शामिल हैं, इस प्रकार वंचित बच्चों को प्रदान किए गए सभी अधिकार विकलांग बच्चों पर भी लागू होंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और वंचित समूह दोनों से संबंधित बच्चे इस संशोधन में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT 2009 समावेश शिक्षा के संबंध में क्या सुनिश्चित करता है? तो ये सुनिश्चित करता है ये सभी छात्रों को कक्षा के सभी पहलुओं में समान रूप से या समान के बराबर भाग लेने के लिए सुनिश्चित करता है। मतलब कि इक्वलिटी की बात कर रहा है यहाँ पर। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 सभी बच्चों को उनकी जाति धर्म की क्षमता के बावजूद शिक्षा सुनिश्चित करता है। एक समावेशी शिक्षक जो है दृष्टिकोण के माध्यम से एक समावेशी समाज का निर्माण करना आवश्यक है। ऐसा करके हम अपने सामान्यतः मौजूद मान्यताओं को चुनौती दी और एक नई धारणा विकसित की है। तो RT 2009 का यह है कि सभी को समान शिक्षा प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन है 21 ब्रैकेट हमारे इंद्रियों, विचारों और अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने और समझने की प्रक्रिया है। तो संवेदना, अनुभूति और संज्ञान, इसको हम कॉग्निटिव
कॉग्निशन को माध्यम से हम सीखते हैं किसी भी हमारे इंद्रिय विचार और जो भी हम सोचते हैं समझते हैं किसी चीज़ को, तो ये हम कॉग्निशन के बारे में है। अनुभूति हमारी इंद्रियों, विचारों और अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने और समझने की प्रक्रिया। यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को ज्ञान बनाए रखने और प्राप्त करके सहायता करती है। अधिगम्य अनुभवों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना शामिल है। अगला क्वेश्चन है, परिवार में अधिगम की कौन सी विधा है? तो आप देखते हैं कि परिवार में एक इनफॉर्मल अनौपचारिक है। अनौपचारिक शिक्षा से तात्पर्य शिक्षण से है जो कक्षा या किसी अन्य शिक्षण संस्थान के बाहर होता है। इस प्रकार की सीख जानबूझकर होती है। इसमें स्वनिर्देशित शिक्षा, प्रदर्शन योजना और सलाह शामिल होती है। या अनियोजित शिक्षण है जिसमें एक बच्चा सक्रिय रूप से भाग लेता है। अगला क्वेश्चन है, आगमनात्मक तर्क है। इंडक्टिव मेथड कौन सी? ऊपर से नीचे का तर्क, नीचे से ऊपर, नीचे ऊपर का तर्क, दाएं बाएं का तर्क। तो आपको आगमनात्मक तर्क के बारे में याद रखना कि यह नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो आगमन तर्क या नीचे से ऊपर तर्क। निगमन तर्क इसका विपरीत है, नीचे से ऊपर से नीचे की ओर जाता है। यह विधि कुछ सूचना प्रेक्षण की शुरू होती है और एक सामान्य के बाद समाप्त हो जाती है। तो आगमन निगमन के बारे में आपको इसमें अच्छे से समझना चाहिए। अगला है, अधिगम में कैसे सुधार किया जा सकता है? तो यथार्थवादी दृष्टिकोण को कक्षा में लागू किया जा सकता है। इसमें अधिगम को सुधारा जाता है। तो निम्नलिखित रणनीतियों का उपयोग सीखने के सुधार किए जाते हैं। प्राइमरी स्कूल के बच्चे अगर कक्षा में मिलने वाले शब्दों की संरचना के बारे में पढ़ाते हैं तो बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। माध्यमिक स्कूल के बच्चे विज्ञान बुनियादी अवधारणाओं के बारे में अपने ज्ञान सुधार सकते हैं। ये सीखने को उन शिक्षकों द्वारा बढ़ाया जा सकता है जिन माध्यम से बच्चों को समूह काम करने में मदद करनी चाहिए, ना कि केवल व्यक्तियों के रूप में। तो बहुत सारे जो है इसमें पॉइंट्स हैं, इतना पढ़ूंगा। तो मुझे अगला क्वेश्चन करने के लिए आप जैसे एक शिक्षक की भूमिका खालिस्तान के विकास के लिए आवश्यक है। बच्चों के शैक्षिक विकास, बच्चों के बौद्धिक विकास, बच्चों के भावनात्मक विकास। तो ये सभी जो है डेवलपमेंट के लिए एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। बच्चों का शैक्षिक विकास, बच्चों का बौद्धिक विकास और भावनात्मक, सोशल, जो है इमोशनल, मेंटल और एजुकेशनल, सभी प्रकार से बच्चों को होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की मुख्य भूमिका निभाता है। तो शिक्षार्थियों के मॉडल में लगातार सुधार और जीवन सीखने का प्रदर्शन करते हैं और वे सभी छात्रों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए सीखते हैं, उनका उपयोग करते हैं। ये छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए एक शिक्षक की जिम्मेदारी है। तो उपरोक्त सभी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ई एल थॉर्नडाइक के नियम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 3 इसमें ऑप्शन है कि ये कौशल प्राप्त करने में मदद करता है, या बच्चों को प्रेरित करने में मदद करता है, मंद शिक्षार्थी को पढ़ाने में मदद करता है, एक रुचि विकसित करता है। तो ये सभी जो है आप देख रहे हो में काम करता है। तो थॉर्नडाइक का नियम, जिन्होंने एक बिल्ली पर रिसर्च किया था, कौशल प्राप्त करने, मंद शिक्षार्थियों को पढ़ाने, छात्रों को प्रेरित करने और अनुसंधान करने में मदद करता है। अभ्यास का नियम कौशल प्राप्त करने में मदद करता है। प्रभाव का नियम बच्चों को प्रेरित करने में मदद करता है। उनका सिद्धांत अभ्यास पर केंद्रित करता है। धीमी गति से सीखने वाले प्रभावी ढंग से सीखने के लिए उपयोग। अगला क्वेश्चन, कक्षा तीसरी की शिक्षिका रेणु ने कहा कि जो बच्चा एक परीक्षा में 10 में से 8 अंक प्राप्त करेगा उसे 2 चॉकलेट मिलेगी। यदि 8 अंक प्राप्त करेगा तो उसे 2 टॉफियाँ मिलेगी। यदि बच्चा 5 में से कम अंक प्राप्त करेगा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। शिक्षिका शिक्षण के सुदृढ़ करने के लिए किस प्रेरक घटक का उपयोग? तो पुरस्कार और दंड है ना। तो पुरस्कार और दंड प्रभावशाली और शक्तिशाली प्रोत्साहन है। वे कक्षा की परिस्थितियों के अनुसार वांछित प्रेरणा की उपलब्धि की सुरक्षित रूप से उपयोग कर सकते हैं। ये दोनों शक्तिशाली प्रोत्साहन और भविष्य में आचरण व्यक्तित्व अधिगम करने के लिए प्रभावित करने का प्रयास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28, निम्न में से क्या ध्वनि संबंधित संवेदना है? तो ध्वनि संबंधित संवेदना है श्रव्य संवेदना। सुनेंगे तो ध्वनि संबंधित ही होगा, है ना। श्रव्य संवेदना कुछ सुनने की अनुभूति को संदर्भित करती है। एक ध्वनि या किसी अन्य उत्तेजना द्वारा निर्मित संवेदना है। हमारी श्रवण प्रणाली दबाव तरंगों को सार्थक ध्वनियों में परिवर्तित करती है जो श्रवण संवेदना को समझाने में हमारी मदद करती है। अगला क्वेश्चन है सेकेंड लास्ट है ये, प्ले वे पद्धति में शिक्षकों की भूमिका क्या है? अधिगम का वातावरण, एक सरल अवधारणा से जटिल तक अधिगम की गतिविधि। तो प्ले वे पद्धति जो है वो इन सभी को लागू करती है कि प्ले वे गतिविधियों के माध्यम से छात्रों का मूल्यांकन करना। तो प्ले वे विधि में शिक्षकों की भूमिका एक अधिगम का वातावरण बनाना है, सरल अवधारणाओं से जटिल तक सीखने की गतिविधि की व्यवस्था करना, छात्रों को प्ले वे गतिविधियों के माध्यम से मूल्यांकन करना, छात्रों को खेल शुरू करने में विकसित करने में सहायता का प्रासंगिक शिक्षण अधिगम विशेष वस्तु तैयार करना। लास्ट क्वेश्चन है, खोज विधि के रूप में भी जाना जाता है। तो क्षेत्रीय की विधि, तो इसको अनुमान विधि भी बोलते हैं खोज विधि को। ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा कि खोज विधि को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको अनुमान विधि, अन्वेषण विधि, अनुमान के रूप में भी जाना जाता है। ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ है पता लगाना। इसे समीक्षा की विधि के रूप में भी जाना जाता है। इसमें खोजक के दृष्टिकोण में बच्चों के हमारे रखने के यथासंभव शामिल किया। तो आई होप कि मेरी जो ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये आपको रीट में और सीटेट और भी टीचिंग एग्जाम है उनमें आपको बहुत ही काम आएंगे। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं अगले 13 क्वेश्चन को अगली सीरीज में जरूर दूँगा। धन्यवाद।